थैंक यू वेरी मच। और ये टॉपिक जो अभी रखा गया है, रेगुलेशन गवर्निंग बुलियन एंड ज्वेलरी मार्केट। आप सोचिए कि जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो बुलियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। मतलब आप ये इस सेंस में इसको देखिए कि रेगुलेशन को लेकर अब तक जितनी भी पहल हुई है, जो भी बातचीत हुई है गवर्नमेंट के लेवल पे और इंडस्ट्री के लेवल पे, उसमें कई बार बुलियन इंडस्ट्री को मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री को ये लगता है कि उसको टारगेट किया गया है। कई बार गवर्नमेंट की नज़र भी होती है। जब आप देख लें कि जब कोई भी बड़ी खबर ऐसी आती है तो उसके बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक निशाने पर होती है, चाहे आप नोटबंदी का मामला ले लें या कोई और। तो कहीं ना कहीं एक शक की निगाह इस इंडस्ट्री पर होती है। और कई बार उसके पीछे वजह होती है, कई बार बेवजह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री एक रडार पे रहती है। उस लिहाज से ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि बुलियन और ज्वेलरी मार्केट के लिए जो रेगुलेशंस के पैरामीटर हैं इस वक्त, क्या वो पर्याप्त हैं या बहुत ज़्यादा हैं, ओवर रेगुलेटेड है, मतलब इंडस्ट्री है, या फिर अंडर रेगुलेटेड है। इसी पर हम बात करेंगे। और पूरी यंग टीम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है, आपको बुलियन एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में रेगुलेशन के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल मिस्टर मंथन आपसे ये होगा कि पहले तो आप ये बताएं कि जो बुलियन और ज्वेलरी की इंडस्ट्री इस वक्त है, डायरेक्ट सवाल आपसे, क्या वो ओवर रेगुलेटेड है या अंडर रेगुलेटेड है? सर मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ टू आंसर वेदर बुलियन एंड ज्वेलरी पे रेगुलेशन ओवर है कि अंडर है। आई थिंक व्हाट आई कैन आंसर इज, आपको मैं थोड़ा गुल्लक के बारे में बता देता हूँ सर। वी आर अ गोल्ड अक्यूमुलेशन प्लेटफॉर्म, वी आर अ गोल्ड सेविंग्स प्लेटफॉर्म। हम हमारे कस्टमर्स को सीमलेसली गोल्ड अक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं, और जो गोल्ड अक्यूमुलेट किया हुआ है उसको आपको ग्रो करना है, उसको आपको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है, उसको आपको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है, इवेंचुअली उसके अगेंस्ट लोन लेनी है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल गोल्ड पे तो सर आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली तो दैट डिजिटल गोल्ड के लिए वी आर वेरी प्रो रेगुलेशन। सफिशिएंट रेगुलेशन है या नहीं है सर। नहीं है? चाहिए? हाँ, चाहिए। क्या चाहिए? एंड बिगेस्ट फॉर कस्टमर ट्रस्ट, इसको दो एंगल से देखने की जरूरत है सर। हाँ। सो डिजिटल गोल्ड क्या है? डिजिटल गोल्ड इज फाइनली अ फिजिकल गोल्ड स्टोर्ड इन अ सिक्योर इंश्योर्ड लॉकर, राइट? कस्टमर का सबसे पहला डाउट कि क्या मेरा गोल्ड 24K सेफली स्टोर्ड है, क्या वो रोजाना बैक हो रहा है, उस पे ट्रस्टिंग रेगुलेशन आई थिंक विल हेल्प ग्रेटली इन टर्म्स ऑफ एडिंग टू कस्टमर ट्रस्ट। क्योंकि आज कस्टमर को ये डाउट आता है कि आप तो नए प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, आप जिसके साथ काम करते हो उनको भी शायद हम नहीं जानते इतना ज़्यादा, तो क्या कोई बॉडी है जो मेरे को कॉन्फिडेंटली बता सकती है कि नहीं नहीं मेरा गोल्ड सेफली स्टोर्ड है? बिकॉज स्टोरेज इज व्हाट कस्टमर इज शॉर्ट वरीड अबाउट। एंड आई थिंक डिजिटल गोल्ड में स्टोरेज में अब गवर्नमेंट आके बोले कि रेगुलेशन ऐसे आएगा कि ये स्टोरेज बैंक में होना चाहिए, स्टोरेज कहीं और होना चाहिए, स्टोरेज रिक्वायर्ड बॉडीज में होना चाहिए, जो बोलेंगे आई थिंक वी आर वेरी वेरी प्रो रेगुलेशन दैट वहां पे आएगा कस्टमर ट्रस्ट के लिए एंड ओवरऑल इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके अनिरुद्ध, तो फिर जो रेगुलेशन की बात अभी मंथन ने की है, आप जरा बताइए कि उसके लिए मैकेनिज्म क्या डेवलप करना चाहिए कि भाई एक ट्रस्ट हो कि भाई अगर आप डिजिटल गोल्ड के लिए एक रेगुलेशन आप बना रहे हैं तो वो एक ट्रस्ट जो कंज्यूमर हैं उनके अंदर में आए कि हाँ ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि हमने गोल्ड खरीदा तो हमारा गोल्ड सेफ है, सिक्योर है, प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए इसके लिए? So, sir, I'm from Kerala, so I'd appreciate हाँ यार if I प्लीज, can, या यू speak कैन in स्पीक English. इंग्लिश। And I'm actually coming more from the gold loan space, right? So I can answer in terms of So do you mechanisms. think gold loan space is regulated or not? Definitely, it is regulated. So if you're really looking at it from probably 2005 to 2013, what RBI has tried to do is initially standardize the business, right? By promoting things like hallmark jewelry, by restricting coins, and only promoting jewelry for gold loans. So after they standardized it a little bit, then 2014 came the big change where they actually introduced LTVs.
So 75% LTV and other introduction of bullet schemes. So they started slowly creating actual mandatory practices that the banks and NBFCs need to follow. And finally, the latest RBI circular in 2024 came, and it essentially is talking about monitoring. So now that the practices have put in place, it is very clear that this is exactly what banks and NBFCs have to do. Now it's time to govern the entire industry and make sure that everyone in the industry is following this. So what is the loan default ratio in gold loan industry? It is, for banks, I can say it is under 1%, right? So there's banks Under that, 1%? Under 1%, definitely. So there are banks that are doing 0.05% also in terms of default. You see news coming as default rates are going up 50%. It is going up 50%, and that is a bad thing. But overall, the default rates are still extremely, extremely low because of the underlying asset, right? So with auctions, banks don't want customers to go into auction. So they will try their hardest, and NBFCs will also try their hardest to make sure the customer can pay. And RBI is making sure with things like 75% LTV that there's not going to be these things in place. If you remember during COVID, they increased it to 90% LTV, right? And you saw a huge amount of defaults coming in. So I think RBI is being quite proactive, and this is a good time. Banks are very, very, I think, happy about these regulations coming in because it makes sure that everyone is following it. Right, ठीक है. अविनाश जी, अब आप जरा बताइए सर कि जब हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में रेगुलेशन की बात करते हैं या बुलियन इंडस्ट्री में रेगुलेशन की बात करते हैं, आपको लगता है कि अभी जो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो ठीक है, या आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से रेगुलेशंस ऑन पॉइंट है, हॉलमार्किंग बहुत परफेक्टली चल रहा है, PMLA बहुत स्मूथ चल रहा है, तो आई थिंक ट्रस्ट गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर इंक्रीज होते जा रहा है. सो आई डोंट थिंक कि इसको नहीं कम करना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए. 6% ड्यूटी कर दिया, दैट्स अ वेरी वेरी सॉलिड थिंग. आई थिंक दिस इज द बेस्ट इट कैन बी फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री. आई मीन हमारा आई थिंक द गोल्डन एरा चल रहा है मेरे हिसाब से. तो मतलब ओके, तो आप कह रहे हैं कि PMLA और बाकी सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं, कोई दिक्कत PMLA नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड टू नो कि आपका सोना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंड कस्टमर को भी मालूम होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, आप किससे डीलिंग कर रहे हैं. सो PMLA के लॉज में माइनर निटिग्रिटी है विच इज़ नॉट सो इजी, लेकिन ये सब होना बहुत ज़रूरी है. ओके, आप कह रहे हैं कि ये सब होना बहुत ज़रूरी है. तो निखिल, अब जरा ये बताइए कि यंग जनरेशन, चूँकि अब यंग जनरेशन आप लोग इंडस्ट्री में हैं, जो खरीद की लिमिट है, क्या आपको लगता है कि उसको कुछ रिलैक्स करना चाहिए? जो पैन कार्ड की लिमिट है मेरे ख्याल से 2 लाख की है, क्या उसको कुछ रिलैक्सेशन आपके हिसाब से उसमें होना चाहिए, या आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पैन कार्ड की लिमिट में कोई रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, बिकॉज एज यू कैन सी इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी एट अ वेरी फास्ट पेस. और धीरे धीरे जो पैन कार्ड की लिमिट है, अगर उसको और टाइट भी करे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सरप्राइजिंग टू मी. एज फॉर रेगुलेशंस, ऐसा अविनाश जी ने कहा, द इंडस्ट्री इज़ प्रिटी फेयरली रेगुलेटेड, लेकिन देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई सी. आई एम अ फिजिकल बुलियन डीलर, जो ये मैं ऑन अ एवरीडे बेसिस फेस करता हूँ. जब मैं किसी बड़े ज्वेलर को एज अ क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, तो उनके पास जब मैं KYC डॉक्यूमेंटेशन मांगता हूँ तो बहुत ईजिली मुझे मिल जाता है, बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड. अब जैसे कि अविनाश जी है, ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड. मैं इनसे कहूँगा सर आपके पास से मुझे PMLA डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मिल जाएगा. मैं इनसे कहूँगा सर आपके पास से ITR रिटर्न्स चाहिए, मिल जाएंगे. बट व्हेन आई गो टू अ स्मॉलर प्लेयर, उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है सर. सो आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विद रेगुलेशंस इन द इंडस्ट्री. तो उनको कैसे अवेयर किया जाए? ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ठीक है, जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं या नियम कानून कायदे की बात करते हैं, तो ये बहुत हद तक कई बार होता है कि बड़े ज्वेलर तक या बड़े शहरों तक सीमित रह जाता है. इसको और अगर पेनिट्रेट करना हो, छोटे ज्वेलर तक ले जाना हो, उनको कैसे अवेयर किया जाए कि भाई आपको ये रेगुलेशन फॉलो करना है? अब कैसे अवेयर किया जाए? आई थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, एंड एज एन एसोसिएशन हैज़ बीन डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल नाउ. और होपफुली ये अवेयरनेस हर छोटे प्लेयर तक पहुँचे, ताकि जो KYC की रिक्वायरमेंट्स है हर बुलियन डीलर के लिए या हर ज्वेलर के लिए, वो बहुत ईजिली पूरी हो जाए. वरना इंडिया ऐसा मार्केट है,
अभी थोड़ी देर पहले कोठारी जी ने भी कहा, कोई भी ग्राहक छोड़ेगा नहीं। आप समझ रहे हैं सर? मैं अगर मेरे पास कोई 100 ग्राम लेने वाला आएगा तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे इससे माल देना है। अब कैसे देना है वो बात की बात है। हाँ, बात ठीक है। आप समझ रहे हैं सर? लेकिन माल वही तो दिक्कत है, उसी को तो ठीक करना है। वो कैसे ठीक करना है, दैट हैज टू बी समथिंग दैट हैज टू बी वर्कड आउट। आप समझ रहे हैं सर? आप और मैं मिलके सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम से ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अभी के लिए काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब मिस्टर मंथन, आप जैसे अभी डिजिटल गोल्ड की बात हम लोग कर रहे थे, डिजिटल गोल्ड अभी मैंने देखा कि कुछ एक अलग अलग इनोवेशन भी हो रहे हैं कि एटीएम मशीन जैसा कुछ आपने लॉन्च कर दिया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं। मेरा मकसद मतलब ये जानना है आपसे या पूछने का ये है कि जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, इसमें स्कोप बहुत है, नो डाउट बहुत स्कोप है, मार्केट भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेगुलेशन का जो आपने जिक्र किया कि भाई इसमें होना चाहिए, तो आप जरा 2-3 सुझाव बताइए कि डिजिटल गोल्ड मार्केट को कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि एक आम कंज्यूमर, एक आम इन्वेस्टर का भी पूरा ट्रस्ट हो कि भाई मैं किसी भी, क्योंकि आजकल डिजिटल फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2-3 ऐसे बड़े सुझाव आपकी तरफ से जो आपको लगता हो कि डिजिटल गोल्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये अच्छे कदम हो सकते हैं। सर लाइक यू सेड राइट, डिजिटल गोल्ड में जितने इनोवेशन पॉसिबल है उसी की वजह से दिस इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अडॉप्शन बढ़ रहा है। और कौन सी इंडस्ट्री है सर जहाँ पे आप रोज़ाना 300 रुपये का गोल्ड खरीद सकते हैं? आप आज ज्वेलर के पास जाके नहीं खरीद सकते, राइट? आप कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप गोल्ड अक्यूमुलेट करके उसको ज्वेलरी में कहीं पे भी जाके कन्वर्ट कर सकते हैं? सो डिजिटल गोल्ड की वजह से ये सब इनोवेशन आ रहे हैं। और डर लाइक लगा रहता है ना कि 300 रुपए का गोल्ड हमने लिया, पता नहीं गोल्ड ही लिया या कुछ और करेक्ट नहीं ले लिया। करेक्ट। तो टू ब्रिंग टू योर पॉइंट, अगर हम थोड़ा रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से समझे कि क्या एंटिसिपेट किया जाए। सर इससे पहले मैंने 6-6.5 साल जस्पे करके कंपनी में काम किया है। हमारा अंडरस्टैंडिंग यही रहता है कि ऑलवेज अंडरस्टैंड द इंटेंट एंड ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड। 3 चीज़ें हैं सर। एक, स्टोरेज, सेबी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड और सम लॉकर्स जहाँ पे ये स्टोरेज हो रहा है, 1। सेकेंड, वो स्टोरेज जो हो रहा है उस पर इंश्योरेंस लिया गया है कि नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक आया, थेफ्ट आया, उस पर 100% इंश्योरेंस लिया गया है कि नहीं। थर्ड, there has to be a body whose job is to make sure everyday gold movement सर हो रहा है कि नहीं, right? तो third party auditor is required, and the fourth thing to bring the trust is कस्टमर का भी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे सर हम पैन वेरिफिकेशन करते हैं, पैन केवाईसी, तो गवर्नमेंट का वो डाउट भी चला गया कि कोई ब्लैक पे गोल्ड होल्ड कर रहा है और बेच रहा है, वो सब हो ही नहीं सकता क्योंकि हर गोल्ड के अगेंस्ट पैन अटैच है। सो इट्स एवरीथिंग इज, सो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें करी जाए तो इट विल हेल्प द इंडस्ट्री अ लॉट। Okay, fine. So, Mr. Anirudh, what's your take on that? What you think? What role technology can play in the regulation sector? I mean, I think he, Madan summed it up pretty perfectly in terms of how there are already technology in place for the regulators to say that, okay, this is what you have to do, right? It's not like you're creating PAN verification. But are these technology secure, transparent? Yeah, things like PAN verification is quite secure, transparent. Maybe with storage, what a lot of the storage players are doing is they're having live monitoring. So that is a new innovation in the technology where it does improve it to a real-time basis, right? So I think that technology has already reached where it needs to be for regulators to come in and say that, okay, everything is available, just use it. Right, yeah, right. अच्छा अविनाश जी, एक बात आप जरा बताइए कि ठीक है, हॉलमार्किंग में थोड़ा बहुत बियॉन्ड द लाइन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, नहीं भी करेंगे। हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, ठीक है, ये हम सबको मालूम है। सवाल ये है कि जिन शहरों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी है वहाँ पर भी खबर ये आती है कि भाई कुछ ज्वेलर ऐसे हैं जो विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं, है ना? अब उनको ठीक करने के लिए क्या आपको लगता है कि और हार्ड रेगुलेशन चाहिए? क्योंकि ये कंप्लेन आते रहते हैं कि भाई अभी भी कुछ ज्वेलर जो हैं वो विदाउट हॉलमार्क बेच रहे हैं, कम प्योरिटी का गोल्ड बेच रहे हैं। उनके लिए रेगुलेशन मतलब क्या ठीक है या उसको और टाइट करना चाहिए? गोल्ड अगर गवर्नमेंट बोलता है कि हॉलमार्क ही बेचना है, तो अगर कोई अनहॉलमार्क गोल्ड बेच रहा है तो इट्स रॉन्ग, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल।
कोई भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या करे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, ऐसे नहीं कि सेंटर्स नहीं हैं। और आज की तारीख में ये सीक्वल और बीबीसी के थ्रू कहाँ से भी गोल्ड, कोई भी इंडिया के कोई भी कोने से गोल्ड एक दिन में या 2 दिन में मैक्सिमम गोल्ड मूव होता है। तो हॉलमार्किंग सेंटर नहीं होने का कोई रीज़न नहीं है कि मेरा गुड्स हॉलमार्क नहीं है। अगर आप कस्टमर के सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, और मैं गया किसी ज्वेलरी की शॉप पे, और अगर मुझे मान लीजिए विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी कोई बेच रहा है, अब सारे कस्टमर इतने अवेयर नहीं होते हैं कि तत्काल उनको क्या करना है, कहाँ कंप्लेंट करना है, कहाँ शिकायत करनी है। ये क्या इसको लेके कोई रेगुलेशन इजी होना चाहिए क्या, कि ऑन द स्पॉट आप कुछ कंप्लेंट कर दें ताकि ये बिल्कुल रुक जाए, या आप सही आपकी बात रेलिवेंट अथॉरिटी तक पहुँच जाए? एक थोड़ा डिबेट कर रहा हूँ। जैसे अगर आप एक एयरपोर्ट पे जाते हैं और बोलते हैं अगर आपने कुछ परचेज किया और आपको बिल नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। आप बहुत दुकानों पे जा सकते हैं और आप कैश में सोना ले सकते हैं, तो नहीं अलाउड होना चाहिए। अनहॉलमार्क गोल्ड नहीं मिलना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्लियरली वो रैली कर सकते हैं और जाके बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोना ऐसा क्यों मिल रहा है। मेरे हिसाब से अनहॉलमार्क गोल्ड विदाउट बिल पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ मतलब जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक बात है कि किसी भी हालत में इसको ये अलाउड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन निखिल, अब एक बड़ा सवाल है, हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक है चलता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मेकिंग चार्जेज हैं इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बात ठीक है, आप कहेंगे कि भाई नहीं अलग अलग ज्वेलरी मेकिंग के हिसाब से मेकिंग चार्ज तय होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो कितना होना चाहिए? क्या वाकई मेकिंग चार्ज कितना है और कस्टमर से कितना चार्ज किया जा रहा है? क्या इसके बीच में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है या गैप है इसके बीच? तो मेकिंग चार्जेस से ज़्यादा गोल्ड प्राइस ऑल इंडिया एक गोल्ड प्राइस होना चाहिए। अगर एक ज्वेलर एक भाव में बेच रहे हैं और दूसरा ज्वेलर दूसरे भाव में बेच रहा है तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। हाँ। अगर आपको मालूम है कि अगर आप रुपी से डॉलर खरीद रहे हैं तो एक्सी में जाएंगे, आप देखेंगे ये रेट है, ये रेट में आपको डॉलर मिल जाएगा। सेम वे गोल्ड का अक्रॉस द कंट्री एक ही रेट होना चाहिए। आज दुबई में आप जाएंगे तो अक्रॉस द कंट्री आपको एक ही रेट में मिलेगा, वो रेट आएगा और वो रेट से डिविएशन होगा नहीं। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल वन रेट किया पब्लिश बाय द गवर्नमेंट तो बहुत गेम चेंज हो सकता है। अदर देन दैट मेकिंग चार्जेस में bare minimum making charges government should put कि इससे आप जीरो लेबर में माल नहीं बेच सकते हैं। तो वो अगर हो सकता है तो that's great, but making charges is a very difficult conversation to have, but gold price is something that must happen. ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। इस पर निखिल आपका क्या व्यू है? आप जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन गोल्ड प्राइस होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी वो पॉसिबल हो सकता है, बट आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ बुलियन वो पॉसिबल है। क्यों नहीं? ज्वेलरी में कैसे होगा और बुलियन में क्यों नहीं हो पाएगा? बुलियन में सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोर्सिंग एज वेल, राइट? आप बुलियन में ही हो सकता है, ज्वेलरी में दिक्कत आ सकती है मेरे ख्याल से। सॉरी, आप कह रहे हैं कि ज्वेलरी में हो सकता है, बुलियन में नहीं हो सकता? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्वेलरी में अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है तो इसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आई डोंट रियली नो बिकॉज ज्वेलरी इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड बुलियन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सर। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्यों? मैं कहीं से माल ला रहा हूँ, वहाँ से आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे ज़रूरी नहीं है, और मैं जो प्राइस में ला रहा हूँ वही प्राइस में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ज़रूरी नहीं है। मुझे मेरा पैसा कितने दिनों में वापस चाहिए वो मुझे देखना है। सो आई हैव टू रन माई बिजनेस, यू हैव टू रन योर बिजनेस, राइट? इस पर आप क्या कहें? मैं बताता हूँ। बुलियन इज B2B, हम लोग B2C का बात कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कंज्यूमर आता है और 4 दुकानों में जाता है और रेट पूछता है तो उसको सेम रेट मिलना चाहिए। जब बुलियन ले रहे हैं तो वो ट्रेड टू ट्रेड काम हो रहा है। अगर कंज्यूमर के माइंड में फिक्स हो जाता है कि गोल्ड का प्राइस आज के तारीख में 8,350 है पर ग्राम और हर एक दुकान में जाएगा वही प्राइस है, तो वो सोचेगा नहीं उसके बाद। सो देयर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। बुलियन इज B2B एंड ज्वेलरी इज B2C। B2C में प्राइस कंसिस्टेंटली अक्रॉस द कंट्री एक होना चाहिए। B2B इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। आई एग्री विद यू। ओके, सो मंथन, क्या आपको लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी चूंकि बहुत वेरिएबल्स हैं, है ना, कई बार कहीं पे 300 रुपये का गोल्ड मिल रहा है, कहीं 500 रुपये का मिल रहा है, तो वहाँ पर भी क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड या यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए प्राइस में, यूनिट्स में? उसको लेके कोई रेगुलेशन आपको लगता है होना चाहिए? आई थिंक फ्रॉम द कस्टमर साइड यस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज आज भी कस्टमर जब ये नहीं होता तो क्या करते हैं,
हर प्लेटफॉर्म पे जाके कंपेयर करते हैं, मैन्युअली देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म है बेटर है नहीं है. The only thing that I don't understand, I am not an expert in that side of business. वही है, कोई पहले से लेके रखता है तो उसकी कैपेसिटी ऑफ सेलिंग दैट एट अ लोअर प्राइस क्या है, वो आई थिंक वो फैक्टर्स को कैसे कंसिडर किया जाए वो नहीं पता. बट एज फार एज कस्टमर इज कंसर्न, 100% common price across all digital platform, and this is something customers, this is not a suggestion, this is something that customers already ask कि why is the price different on all the platforms. So this is a need. ओके, लेकिन आपने जो बात निखिल कही कि ये थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि सबका बिजनेस अलग अलग है, लेकिन इसके ऊपर तो क्योंकि एक ठीक है, आप ये ज्वेलर का प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई आपने कहाँ से गोल्ड लिया नहीं लिया, ये उनका प्रॉब्लम हो सकता है, या बुलियन डीलर का प्रॉब्लम हो सकता है. लेकिन अगर मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ, तो ये तो मेरा, अगर मान लीजिए गोल्ड का प्राइस 85,000 है और मैं कोई अगर मुझे 90,000 पे बेच रहा है, तो ये मेरे साथ तो चीटिंग है ना. मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से गोल्ड ले रहे हैं, जो प्राइस है मुझे उसी प्राइस पे मिलना चाहिए. Bullion, me or आप bullion primarily, like Avinash ji said, as a B2B business. तो मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो B2B business के point of view से कर रहा हूँ अविनाश जी, मृत्युंजय जी. नहीं, मैं B2B ठीक है, अल्टीमेटली वो जाना कस्टमर के पास ही है, कंज्यूमर के पास ही है. मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि नहीं. कंज्यूमर को क्या एक ही प्राइस पे वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, एक कंज्यूमर को क्या एक ही भाव. अगर ज्वेलरी को सिर्फ कंसर्न किया जाए तो why not? If it's possible and if it's profitable for all the jewelers, then why not? There should be an association for that. I think there is already. और पूरे एसोसिएशन की सहमति हो तो क्यों नहीं? आप सब कुछ 100%, लाइक आई सेड, दुबई में ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है, दुबई छोटा है. बट B2C में सिंगल प्राइस होना ही चाहिए. और मेकिंग चार्जेस इज अ सेपरेट स्टोरी, वो आप कवर नहीं कर सकते बिकॉज हर एक का बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर एक का बाइंग पैटर्न्स अलग है. ठीक है, वो छोड़ भी दें, जी. लेकिन प्राइस तो एक होना चाहिए ना. 100% नॉट नेगोशिएबल. कैसे हो सकता है ये, अभी क्यों नहीं है और ये कैसे हो सारी सकता गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा डेली का रेट एंड दैट्स इट, और वो रेट सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा. सिंपल एंड स्ट्रेट. है? गवर्नमेंट डिक्लेयर द क्रेडिट. Okay, so I mean, in the gold loan side, people keep asking about what are you valuing this gold on? And RBI clearly states that it needs to be the 30-day average of the IBJA rate of 22 carat. So do you think, are you agree there should be one nation one gold price For consumers, yes. for consumer, yes, Yeah, retail. and for jewelers and for bullion dealers? No, because it depends. Right? Even in Dubai, it's not the same. There's no one So rate. what should be the mechanism to fix uniform price? What should be the mechanism? सो प्लीज. If you can answer. या काफ़ी सिंपल है. मतलब अगर गोल्ड का प्राइस है इंटू 92, उसमें 1-2% का मार्कअप करके वो प्राइस सेट कर देना चाहिए. 1-2-3% जैसे भी ज्वेलर्स एग्री करके मार्कअप करते हैं, एंड दैट शुड बी द बेस प्राइस. ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है मेहता जी आपके प्लेटफॉर्म से कि वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, एक बड़ा रेगुलेशन आना चाहिए कि भाई अगर गोल्ड का एक रेट है तो एक ही रेट पे हर कंज्यूमर को मिलना चाहिए. आप एग्री करते हैं मेहता जी? आपकी तरफ देख के थोड़ा धीरे बोल रहे थे आप. हाँ सर मुझे एक बात बताइए हाँ. कि सर हम गोल्ड की और ज्वेलरी की बात छोड़ देते हैं, हम रेलवे की बात करते हैं. हाँ. आपको वंदे भारत ट्रेन का टिकट और गुजरात एक्सप्रेस का टिकट अहमदाबाद जाने के लिए सेम प्राइस में मिलेगा तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? नहीं, ये तो सर अलग अलग मुद्दा हो गया ना. गोल्ड, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी भी 12 कैरेट अगर तनिष्क का प्राइस और इनकी शॉप का प्राइस सेम है तो मैं तनिष्क में ही जाऊंगा, इनके यहाँ क्यों जाऊंगा? तनिष्क का गोल्ड कौन सा गंगा नहा के आ जाता है, नहीं जानना चाहता. तनिष्क का गोल्ड जो आप कह रहे हैं वंदे भारत गोल्ड, ठीक है, आप मेकिंग चार्ज में डिफरेंस हो सकता है कि भाई आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी बनाई तो मेकिंग चार्ज आप ज़्यादा ले रहे हैं. गोल्ड तो एक ही रहेगा ना. गोल्ड प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं, प्राइस तो एक होना चाहिए ना सर. नहीं, लेकिन पूरे मुझे बताइए ऐसा कौन सा सिस्टम लिखा हुआ है जो गोल्ड का इंपोर्ट प्राइस तो 4 इंपोर्ट प्राइस है, 6% ड्यूटी में आता है, 5% ड्यूटी में आता है, 0% ड्यूटी में आता है, 5.35 में आता है, जिसके प्राइस के रॉ मटेरियल प्राइस डिफरेंट हो उसका फाइनल प्राइस फिनिश्ड प्राइस सेम कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन फिर आप जो प्राइस देते हैं वो तो एक ही प्राइस देते हैं ना. नहीं, हम मार्केट का स्पॉट प्राइस देते हैं. हम मार्केट का स्पॉट प्राइस देते हैं. स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ. तो हम तो नहीं, गोल्ड प्राइस की बात तो कर रहे हैं, ज्वेलरी spot- की बात नहीं कर रहे हैं. तो व्हेन हम जो स्पॉट प्राइस डिटरमिन करते हैं 28 लोगों से लेते हैं एंड एवरीबडी गिव्स अ डिफरेंट प्राइस,
और उसके बाद एक फॉर्मूले के तहत उसका प्राइस वर्कआउट किया जाता है। नहीं सर, इसका मतलब 28 लोगों का सेम प्राइस नहीं है नहीं है, लेकिन उस प्राइस का फिर हमें क्या फायदा होगा? सर। उस प्राइस से वो प्राइस सरकार को बेंचमार्किंग करने के लिए काम सरकार आता है, के- किसी डीलर को बेचने और खरीदने के लिए काम नहीं आता। सरकार के लिए ठीक है सर, लेकिन मैं तो कंज्यूमर के लिए पूछ रहा हूँ कि एक कंज्यूमर के लिए उस प्राइस का क्या मतलब है? क्या मैं उस प्राइस को कोट कर सकता हूँ ज्वेलर के पास कि भाई आज इब्जा का ये रेट है सर गोल्ड उस का, प्राइस को तो आप मैं इसी प्राइस पे आप गोल्ड दो उस हमें। प्राइस को आप कोट कर सकते हैं। हाँ। उस प्राइस से आपको मे बी 10 और 20 रुपीज हायर और 20 रुपीज लोअर, इतना ही डिफरेंस होता इतना है ही ना? डिफरेंस होगा। इतना ही होना उससे- चाहिए। उससे ज्यादा डिफरेंस लेकिन- नहीं हो लेकिन- सकता लेकिन है, सर- क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक के भी डिफरेंस होते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि दो ज्वेलरी की दुकान जो बिल्कुल अगल बगल में है, उन दोनों के प्राइस में बहुत लंबा डिफरेंस होता है। दिक्कत ये है। नहीं तो ये तो सर, ये तो मार्केट है, सब अपनी अपनी मर्जी से अपना माल बेचेंगे, इसमें क्या दिक्कत? अब आप बाहर एटीएम मशीन लगी है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है तो वो अपना महंगा बेचेगा, इनके सस्ती है तो सस्ता बेचे। नहीं, वो तो कह रहे हैं लाइव प्राइस पे बेच रहे हैं, जो लाइव प्राइस चल रहा है उसी नहीं, price मेरा वही कहने का मतलब है, उनको अगर उनको लाइव प्राइस में भी नफा दिखता है या उनको कुछ दिखता है तो वो लाइव में बेचे। मुझे नहीं दिखता है, मैं नहीं पे। बेचूं। मेहता जी कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, आप बताइए सर। कह रहे हैं नहीं हो सकता ये। वो नहीं बोल रहे हैं नहीं हो सकता, आपकी डिमांड इस मंच से खारिज हो गई है। वो नहीं बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, वो बोल रहे हैं क्यों करना है। दैट इज द डिफरेंस। सर आप किसी डॉक्टर को ये बोल सकते हैं कि हार्ट सर्जरी का सेम प्राइस लो, सारे डॉक्टर? नहीं, हार्ट नहीं मिलेगी हाँ? तो सर फैसिलिटी अलग अलग होगी ना। आप किसी सीए को बोल सकते हैं, आप केपीएमजी को बोले कि भाई 4 लाख रुपया ही फीस लो, क्योंकि सिंह साहब भी 4 लाख रुपया ले रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर वो टैक्स उतना बचा देगा तो बिल्कुल सेम प्राइस। सर ऐसा नहीं होता है ना सर। सर आप जब किसी डॉक्टर को उसकी काबिलियत, हर आदमी अपनी काबिलियत से, ये जो मेहता जी आप कह रहे हैं ना, यही बड़ा सवाल है। इसका मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फिर क्या दो ज्वेलर के पास जो गोल्ड है, क्या दोनों की क्वालिटी में अभी भी फर्क है? हॉलमार्क आने के बाद तभी आप अलग अलग प्राइस की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इशू है ना। सर आप प्राइसिंग, आप हॉलमार्किंग और प्राइसिंग को मिक्स गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये छोड़िए सर मुझे बताइए ना, वो दोनों डॉक्टर भी सेम इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं, वो नहीं, क्यों नहीं, अलग अलग सर्जरी का प्राइस ले रहे हैं? उसमें ये होता है डॉक्टर में होता है कि एक डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है, एक डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई लिखता है, एक डॉक्टर बहुत खराब इलाज करता तो है। मैं आपको फर्क बताता मैं हूँ। वही जानना चाह रहा हूँ, क्या एक गोल्ड अच्छा है, एक गोल्ड खराब है, क्या ऐसा अभी भी? मैं आपको बताता हूँ। एक दुकान वाला एयर कंडीशन रखता है, दूसरा नहीं रखता है। एक जाने में जूस पिलाता है, दूसरा जाने में पानी भी नहीं पिलाता। तीसरे के पास पार्किंग चार्ज है, चौथे के पास, तीसरे के पास पार्किंग है, चौथे के पास पार्किंग नहीं है। एक के वहां पे महिलाएं ज्वेलरी दिखाती है, एक के यहाँ पे गंदे कपड़ों में पुरुष ज्वेलरी दिखा रहे हैं। तो गोल्ड का प्राइस सेम कैसे हो सकता है? नहीं, तो फिर ये देखिए, जो बाकी जगह फैसिलिटी दी जाती है, जो आपने कहा, वो उसको कोड भी करते हैं, तो क्या फिर ये ज्वेलर कोड करे कि भाई मैं आपको जूस पिला रहा हूँ तो सर एक आदमी, सर एक मैं आपको बताता हूँ, जो वन तो नेशन वही वन कहते रेट हैं की ना। बात करते हैं, वही उसके बाद क्या करते हैं, जो कुछ लोग उसमें लकी ड्रॉ स्कीम रखते हैं, तो सारे लोग लकी ड्रॉ स्कीम रखो। क्योंकि मैं अगर आपकी दुकान पे आया, आपके दो सबका रेट सेम है, लेकिन आपने बोला लकी ड्रॉ भी है मेरे इधर, तो मैं आपसे ले लूंगा, तो ये इनको नुकसान होगा। नहीं, वो सब आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि जब कोई ज्वेलर कहता है कि आज का गोल्ड का रेट 80,000 है और दूसरा कहता है कि आज का गोल्ड का रेट 90,000 है, क्योंकि ये मेरे गलत इधर है कि लकी नहीं? ड्रॉ स्कीम है, आपके इधर नहीं है। नहीं, तो वो ये इस बात को एडमिट करे ना कि भाई मैं इसलिए आपको 90,000 उससे क्या सर, वो ये नहीं उससे कहता। उसको एडमिट क्या करना है? आप एक दुकान में जाते हैं, एक सिक्योरिटी दरवाजा खोलता है, आपको ठंडी हवा आती है, आप इस 5 स्टार होटल में हम शो कर रहे हैं, मेरा यहाँ पे 2 दिन की शो की कॉस्टिंग 2.25 करोड़ है, मैं यही शो जाके बाहर कर लेता हूँ, मेरे को 50 लाख में हो जाएगा। नहीं, ये बोल के, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये बोल के नहीं लिया जाता है ना ज्वेलर की तरफ से। वो बोलते नहीं है इस बात को ना कि भाई मैं एसी चला रहा हूँ इसलिए सर आप इट इज देयर इज दिक्कत यहाँ आती है ना। सर ये जो ज्वेलर हैं वो नहीं समझ रहे, कंज्यूमर समझ रहा है। कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जिसको माल खरीदना है वो 20 जगह घूमता है, अपनी तरीके से तय करता है। कोई अपने पुराने ज्वेलर के पास ही जाते हैं, कोई तनिष्क में ही जाएंगे और कोई गली नुक्कड़ पे ही जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ज्वेलर और कुछ संस्थाएं अपना एक मुद्दा छेड़ने के लिए कि सेम प्राइस होना चाहिए। ऐसे सेम प्राइस कैसे हो सकता है सर? मारुति का प्राइस और BMW का प्राइस सेम रख दे, क्योंकि दोनों गाड़ियां ही है ना। नहीं सर, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो फिर क्या लॉजिक है? तो फिर क्या लॉजिक है? गोल्ड को आप मारुति BMW, अब तो आप कहोगे गोल्ड का डायमंड का प्राइस फिर एक ही होना चाहिए। अलग अलग कमोडिटी है ना। मैं तो सिंपल ये सर बात कमोडिटी तो दोनों सेम ही है, दोनों गाड़ियां हैं। अगर एक शहर की हम बात करें, शहर भी मान लें आप, जैसे मुंबई में अगर मान लीजिए पेट्रोल 103 रुपए लीटर है, तो सर 103 आप रुपए सर है, सर ये छोड़िए, अलग प्राइस होगा, एक अलग छोड़िए बात है। सर, दूध का प्राइस सेम है क्या? दोनों दूध भैंस ही देती है। नहीं,
देखिए, दूध का प्राइस सेम है क्या? एक गोकुल डेयरी देती है, एक बिल्कुल है। अमूल वाला सस्ता दूध देता है, गोकुल वाला महंगा देता है। सर, एक ही ब्रांड का दूध का प्राइस एक ही होता है। हाँ? एक ब्रांड का दूध का तो प्राइस यहाँ ब्रांड एक नहीं है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू मैं से। यही पूछ रहा हूँ। This is not the same मैं वो नहीं कह, मैं अलग शहर, मैं वो शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी वही बोला कि पेट्रोल अगर मुंबई में रेट अलग हो सकते हैं, दिल्ली में अलग हो सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या मुंबई में ही पेट्रोल के अलग अलग रेट हो जाएंगे क्या? मुंबई में अमूल के अलग अलग रेट हो जाएंगे? सर मुंबई में भी पेट्रोल का अलग अलग रेट है। अगर आप स्पीड पेट्रोल भराएंगे उसका रेट अलग है। स्पीड अलग, वो तो अलग बात होगी। फिर तो आप तनिष्क का 20% वाला मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी लें, उसका रेट अलग होगा, 10% वाला अलग होगा। ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइसिंग मुझे नहीं लगता कि सरकार की कभी मंशा रहती है। ये इस प्रकार के मुद्दे उठाने से कंज्यूमर और कंफ्यूज होता है। सर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। आप उसको फोर्सफुली ये कर रहे हैं कि भाई ये सब हमने मैं इसको कार्टेल मानता हूं। मान लीजिए, चलिए आपने बोला और सबने मिलके तय कर लिया कि सोने का भाव 85,000 है, अब सब लोग मिलके 95,000 लेंगे, तो ये दिस इज नॉट कार्टेल। वो नहीं ले सकते। नहीं, वो क्यों ले सकते? जब एक रखना है नहीं, मार्केट सर, फिर मार्केट, फिर तो आप तो दैट इज व्हाट द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। इट गेट्स इवॉल्व्ड इन द मार्केट। सवाल यही है कि एक ही कमोडिटी का प्राइस, सेम क्वालिटी का प्राइस, सेम लोकेशन पे अलग अलग कैसे हो सकता है? ये तो अगर मान लीजिए ऐसा सर कुछ, हाँ आप मोडक जी को ऐड करना चाह रहे हैं? यस प्लीज। डीमार्ट में बासमती इंडिया गेट एक रेट पे मिलता है, वही इंडिया गेट ऑर्डिनरी ग्रोसरी शॉप में अलग रेट पे मिलता है। वो बात तो एक मिनट, अभी सेम कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, सेम पैकिंग की बात कर रहा हूँ, सेम कंपनी की बात कर रहा हूँ। हर एक का कंफर्ट है, हर एक का ब्रांड के ऊपर का विश्वास है, हर एक को सर्विस के लिए दिया जाने वाला प्रीमियम मालूम है। वो सब कंसीडर करके वो प्राइस देते हैं। कोई ऊंचे भाव में बेचता है मतलब वो अच्छा है, नीचे भाव में बेचता है मतलब गलत है, वो बात नहीं है। वो बात है उस कमोडिटी की प्राइस की, वो उसमें सर्विस का क्वालिटी ऐड करो, उसमें ब्रांड वैल्यू ऐड करो और कंफर्ट ऐड करो, एंड देन डिसाइड द प्राइस। कमोडिटी इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच गेटिंग डिसाइडेड। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, जो बात मेहता जी भी कह रहे हैं, आप भी वही बात करें। मैं सिर्फ वही कहना चाह रहा हूँ कि फिर क्या दो ज्वेलर की गोल्ड की क्वालिटी में फर्क है? अगर फर्क है तो आप रेट अलग लें, बिल्कुल लें। अगर सर मैंने इंडिया गेट बासमती की बात की। नहीं, बासमती कमोडिटी इज सेम, लेबल इज सेम। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। वो वहाँ पे क्वालिटी का फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ यही बात ज्वेलर एडमिट करे ना। नहीं, अभी मैं पैकिंग के साथ की गुड्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, वो जो आपकी बात है वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि इंडिया गेट का ये रेट, यहाँ पे वो रेट। मैं कह रहा हूँ यही बात वो एडमिट करे ना ज्वेलर कि हाँ ठीक है, मेरा वॉल्यूम ज्यादा है, मैंने आपको ये सर्विस दी इसलिए मैं रेट ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, वो तो गोल्ड प्राइस के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए ना कि भाई गोल्ड प्राइस आज का यही है, आज का यही है गोल्ड प्राइस। वो बोले कि भाई मेरा प्राइस ये है। एग्जैक्टली वही बोला जाता है। ये बोला कि मेरा प्राइस गोल्ड का आज का ये है, वही बोला जाता है। नहीं बोला जाता है सर। ये दिक्कत है। मेरे पास 24 कैरेट का आज का प्राइस ये है। अभी ऐप होते हैं, स्पॉट के ऐप होते हैं, वो ऐप के अलग अलग भाव होते हैं। वो तो 995 के बाहर बेचते हैं। कोई MCX माइनस 200 रुपए बेचेगा, कोई MCX अलग अलग प्राइस क्यों है बेचेगा। सर उसका रीजन है, अलग अलग प्राइस बुलियन के होने का रीजन है। उसका रीजन ये है कि आज इंपोर्ट जो हो रहा है वो बॉम्बे में हो रहा है और मैं कलकत्ता में बैठा हूँ। आज अगर बॉम्बे में जो बुलियन डीलर वो माल परचेज कर रहा है तो उसको सेम डे डिलीवरी मिल रही है, मुझे नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल रही है, तो मेरे एक दिन का फंडिंग का कॉस्ट उसमें ऐड होता है। फिर काफी कुछ डिमांड और सप्लाई भी डिपेंड करता है। ये तो B2B में उन्होंने बताया कि भाई दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग होगी। मैं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्या कंज्यूमर के लिए, मतलब मैं सवाल सिर्फ यही है कि क्या कंज्यूमर के लिए एक रेट नहीं होना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, है ना? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे हो सकता है ये? जब मेरा इंपोर्ट ही 20 रुपए महंगा हो गया तो मेरी सेल भी तो 20 रुपए महंगी होगी। मेरा मैन्युफैक्चर भी 20 रुपए महंगा बेचेगा, मेरा रिटेल प्राइस में फर्क है। मैं बैंक से इंपोर्ट करूँ, IIBX से करूँ, उसमें भी फर्क है। नहीं फर्क है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मान सेम टाइम पे, सेम टाइम फ्रेम में, सेम ड्यूटी पे इंपोर्ट हो रहा है तो प्राइस में कैसे फर्क है? नहीं सर, अगर मैं सेम टाइम पे IIBX से इंपोर्ट करूँ और बैंक से इंपोर्ट करूँ, दोनों में प्राइस डिफरेंस। सर क्या कॉपर इंडस्ट्री भी बोल रही है क्या वन नेशन वन रेट?
कॉपर हाँ वो बोलती है क्या कभी? कौन बोलता है वन कौन नेशन सी वन रेट? ऐसी कौन सी कमोडिटी इंडिया में बिक रही है वन नेशन वन नेशन वन रेट कौन? नहीं ऐसी नहीं एक यूनिफॉर्म प्राइस तो है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। टीवी एक चैनल नहीं देते एफसीटी नहीं, प्राइस नहीं, ऑल एट पार। जिस डिफरेंशिएट पे कॉपर अवेलेबल है उसी डिफरेंशिएट पे गोल्ड भी अवेलेबल है। गोल्ड तो नहीं, बाय और आज दोनों के प्राइस दे नहीं, रहे हैं आपको। आप ये सर बड़ा मुद्दा सर है। आप- सर आप- आपकी व्यूअरशिप 80% है, आपका एडवर्टीजमेंट का रेट और किसी दूसरे चैनल जिसकी व्यूअरशिप 10% यही है तो- वो सेम थोड़ी हो सकता है। तो यही तो बात है ना सर, यही तो मुद्दा मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। ये आपकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। इसका मतलब ज्वेलर भी माने ना कि भाई हमारी क्वालिटी खराब है या अच्छी है इसलिए हम प्रीमियम ले रहे हैं, या हमारा कुछ और गड़बड़ मामला है इसलिए। वही कह रहा हूँ ना, ये इस बात को ब्रांड वैल्यू तो मेकिंग चार्ज कहा है। Mrityunjay, let me answer that. Problem ये है, is gold an investment product or a fashion product? अगर वो fashion product है, obviously the price will be different. उसमें कौन सा gold content है, gold का price है, कौन सा making है, वो फर्क नहीं पड़ता. But अगर वो investment product है, तो it is like a banking product. मैं अगर डॉलर खरीद रहा हूँ, तो डॉलर का रेट हर एक बैंक के साथ एक रेट होगा, उसके ऊपर उनका मेकिंग, उनका जो कमीशन है वो वेरी होगा। और वैसे भी ज्वेलरी में एक है गोल्ड का रेट और उसका मेकिंग चार्जेस अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वो तो ज्वेलरी। ठीक है सर, मेकिंग चार्ज पे कोई डिबेट नहीं है, वो तो तो- बात हो गई। तो यहाँ उसमें- सवाल मेकिंग चार्ज का नहीं है, तो सवाल अभी ब्रांड का कंफ्यूजन, नहीं। अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में कंफ्यूजन इसलिए है कि ऑन वन हैंड अगर आपने कोई कॉटन टेक्सटाइल खरीदा, कॉटन ड्रेस खरीदा, एक दुकान से दूसरे दुकान में कितना वेरिएशन हो सकता है? नहीं, खूब। देखिए हाँ। सर देखिए, ये बात जो वन नेशन वन प्राइस की बात मैं सपोर्ट या अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जवाब आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन और इस बात को लेके बढ़ रहा है कि निश्चित तौर पे इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बात इसलिए होनी चाहिए कि जब आप हॉलमार्किंग में कह रहे हो कि हॉलमार्क होना चाहिए, है ना, हॉलमार्क 22 कैरेट 24 कैरेट का रेट ये होता है। जब आप हॉलमार्क के सपोर्ट में हो तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत जो आप लोग कह रहे हो कि इम्पोर्ट किसी का महंगा किसी का सस्ता होता है या कोई सर्विस वगैरह वगैरह, ठीक है, वहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि अभी भी क्वालिटी को लेकर बड़ा कंसर्न है। सर या अगर तो डिफरेंस वहाँ ज्यादा कुछ और होगा है। तो कस्टमर बाई नहीं करेगा ना। इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है, अगर चाहे तो बहुत ही ज़्यादा उसमें जो सीक्रेट है, इन्फ्लेटेड प्राइस है तो ये तो बड़ा इशू है कि भाई आप कैसे उसको रेगुलेट करें। It's very simple. The women when she goes to buy jewelry, वो मेकिंग चार्जेस पे करना नहीं चाहती या जितना कम करना चाहती है उतना कम करना चाहती है। वो प्रेशर इतना डालती है ज्वेलर के ऊपर कि आपने मेकिंग चार्जेस 12% 18% लिया, उसको कम करो। लेकिन जो गोल्ड रेट है उस पे वो ज्यादा बहस नहीं करती। सो दिस इज अ वे तो टू आप एडजस्ट। तो ओपनली ये बात बोल रहे हैं ना कि इधर का माला उधर पहना दो। नहीं, है ना, अगर इट्स कोई नॉट making पहना charge दो, है, इट्स नॉट पहना दो। आप ये कह रहे हैं कि मेकिंग चार्ज में अगर ज्यादा डिस्काउंट मांगा It's जा not- रहा है नहीं, आपसे, it's- तो वहाँ it कम is- कर दो, इधर रेट बढ़ा दो। नहीं, इट इज ये अंडरस्टैंडिंग इसी माले की तो बात मैं कर रहा हूँ सर, किसको रोकना चाहिए। आप मैं वही बात जो मेहता जी ने जो बात कही मैं एग्री करता हूँ। इब्जा का जो रेट है बेंचमार्क रेट है, हाँ। उससे 10 रुपए ऊपर नीचे यहाँ तक एग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इब्जा के रेट से कोई अगर 2000 रुपए ज्यादा 2000 रुपए कम ले रहा है तब सवाल खड़े होंगे ना। हाँ, हम भी that yes. सर हम भी ज्वेलर को बात यही मैं बोलते कह हैं कि इब्जा की रेट से ही काम करना चाहिए। उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर उस रेट को बेंचमार्क हम मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग लोकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ तक मृत्युंजय, संभव। एक रेफरेंस रेट होकर के इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रेफरेंस Exactly, रेट, exactly. व्हिच इज राइट। हाँ ठीक है सर, आप फाइनल टेक आपके सवाल पे इतना लंबा डिबेट हुआ है, देखिए टाइम इब्जा दिन में 2 बार ही रेट देता है। हाँ, नहीं, ठीक हाँ, है, मैं तो बोली- प्राइस में दिन में 1,500 हजार रुपया गोल्ड ऊपर नीचे होता है। 2 दिन पुरानी बात है। आप क्या कह रहे हैं, इब्जा दिन भर रेट देता रहे? नहीं, इब्जा करेक्ट रेट देता है वो टाइम का, हाँ, लेकिन वो टाइम परमानेंटली 12 घंटा नहीं रहता है ना। नहीं 12 घंटा नहीं रहता। तो अरे, प्राइस 12 में घंटा- डिफरेंस तो 12 आना घंटा है। नहीं रहता है, 12 घंटा इट्स अ नहीं रहता है। मिनट टू मिनट चेंजिंग रेट। नहीं वो ठीक बात, जो चेंज हो रहा है वो तो चेंज होगा, उसमें कोई डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे है मोडक साहब कि अगर इब्जा का रेट सपोज कीजिए कि 85,000 रुपए है, इन्होंने बोला कि 50 रुपए ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर वो 2,000 रुपए कोई ऊपर कोट कर रहा है, कोई 4,000, और दोनों ज्वेलरी की दुकान में एक ही एसी चल रहा है, एक ही फैन चल रहा है, दोनों चाय भी एक ही पिला रहा है, जूस भी एक ही पिला रहा है, तो रेट में इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूँ। सर ये बड़ा इसीलिए- सवाल है, इसको आप सर- लोग इग्नोर कर रहे हैं। सर इट शुड बी लेफ्ट टू द कंज्यूमर टू डिसाइड कि उसे कहाँ से लेना है। नहीं वो तो ऑलरेडी सर कंज्यूमर तो क्या है, उनको डिसाइड करना ही है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन हमारा काम है ना उनको अवेयर करना कि भाई आप अगर 2 ज्वेलरी की दुकान अगल बगल है,
एक ही पानी पिला रहा है आपको बिस्लरी का 10 रुपए वाला, एक ही जूस पिला रहा है, एक ही एसी चल रहा है, तो दोनों के रेट में 5,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है? सर मान सामान लीजिए, डिमांड का है। सर आपने और मैंने सूट पहना है, मैंने सूट रेमंड से खरीदा, आपने भी रेमंड से खरीदा, लेकिन आपने किसी लोकल टेलर से सिला दिया जिसने 6,000 रुपए में सी दिया। सर, ये तो कोई सवाल ही मैंने नहीं बनता मैंने है। किसी और से नहीं, सिला नहीं, दिया नहीं। जिसने 20,000 रुपए में नहीं, सी नहीं, दिया। ये तो कोई तो सवाल ही आप नहीं। कह रहे हैं कि क्वालिटी सेम है, मैं सिलने वाला भी सेम है, ये तो कोई बात नहीं इसका हुई। उल्टा जवाब मेरा ही है। रेमंड में चलिए दोनों लोग चलते हैं साथ में, रेमंड में एक ही काउंटर से जाके हम दोनों एक ही शर्ट उठाएंगे, एक ही शर्ट, दोनों का प्राइस सेम होगा। ये नहीं होगा ना कि मुझे देगा 4,000 में, आपको 6,000 में देगा। एक ही शर्ट उठाएंगे एक ही जगह से हम लोग, है ना, एक ही साइज का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मृत्युंजय जी, बिल्कुल रेट अलग होना चाहिए, वो तो ले ही रहे हैं। भाई मृत्युंजय- तनिष्क प्रीमियम चार्ज करता है, कोई 10% लेता है, मेकिंग चार्ज कोई 30 लेता है, वो तो अलग अलग ले ही रहा, लिया ही जा रहा है। मृत्युंजय जी, can I चलिए, comment? Yes ये- sir, मृत्युंजय, and- this is सुमेश here. ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि वन नेशन वन रेट, बट हाउ विल यू एनफोर्स इट? आई एम कमिंग फ्रॉम अ डेविल्स इसी एडवोकेट। में तो बात हो रही है सर। तो उसमें जवाब नहीं मिल सर, रहा। अभी इंडिया में 3 लाख ज्वेलर्स हैं, अगर आज की डेट में भी एक ही सिटी में लोग डिफरेंट रेट देते हैं, देयर इज नो रेगुलेशन और लॉ फॉर एनी प्रोडक्ट, फॉरगेट गोल्ड, दैट दिस शुड बी सेम प्राइस अनलेस इट इज अभी जो सो अनलेस इसको सर अनलेस इसको एनफोर्स किया जाए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। unless- अभी तो बात सिर्फ गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, हाँ। बाकी प्रोडक्ट नहीं। बात नहीं, सिर्फ गोल्ड ये हो के रही है हिसाब कि- से ही मैं बोल रहा बात ये हूँ। हो रही है कि क्या ये पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात कि नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या जो डिफरेंट रेट कोट किए जा रहे हैं वो ठीक है, ये बात हो रही है। As a बात ये नहीं हो रही concept, as a concept, this is good, but it is not feasible to implement it. फिजिबल होना वो अलग डिबेट का इशू, कि फिजिबल है या कितना ग्राउंड पे इम्पैक्ट होगा, हाँ। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अलग डिबेट का इशू है। मैं तो सिर्फ इन्होंने सवाल खड़े किए, उस पर पूछ रहा हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता है। So my point is, concept is good, feasibility is difficult. Thank you. आप एग्री करते कह रहे फिजिबल नहीं है, आप मान जाइए, नहीं तो और लंबा डिबेट चल जाएगा। सर आई वांट टू से समथिंग। Because सर जैसे कि अगर गोल्ड की प्राइस ज्वेलर को ही तय कर रही है, तो फिर HOD का हॉलमार्किंग का मतलब क्या है? वही तो अब इसमें तो और लंबी बहस चल जाएगी, चलिए आगे कभी करेंगे। सर एक चीज़ और, अभी सर ने कहा कि क्या फिजिबल है, मेरे पास प्लान है और ये बहुत इजी है और वन नेशन वन गोल्ड रेट हो सकता है। हो सकता है, देखिए सुमेश जी जो आपको लिख के देंगे, कह रहे हैं कि हो जाएगा, वो फिजिबल है। आप रेडी रहते हैं, टाइम बहुत हो गया। जो ज्वेलर इसको फॉलो नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट व्हाट एक्शन कैन यू टेक? कैन यू क्लोज हिज शॉप? कैन यू कैंसिल हिज लाइसेंस? नो। बनेगा ना, तभी तो इन्होंने बढ़िया टॉपिक रखा है। वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं था कि इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, वो डिस्कशन नहीं था। नहीं अविनाशी, लेकिन जो चीज मैं समझ today you say it should be implemented, everybody raise hand, tomorrow same guy says no, I am giving a different rate, what do? There are 2 points. So we have to have some. No, there are 2 points. हाँ, सबसे पहले अगर आप एक कंज्यूमर के तरफ सोच के हिसाब से सोचते हैं कि 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए, तो वो अगर 10 दुकानों में जाए और उसको सेम प्राइस मिले तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट आएगा। उसके बाद लेबर चार्जेस कैन बी बेस्ड ऑन AC, नॉन AC, फीमेल स्टाफ, मेल स्टाफ, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। आपका जो एग्जांपल्स हैं इज बेस्ड ऑन ओनली वन फैक्टर, 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड परचेज्ड इन इंडियन रिटेल एनवायरनमेंट। that's what I'm saying, as a concept this is very good concept. बस सुमेश जी, मैंने भी वही बोला और कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। उसको इसलिए- कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या नहीं करना है, मैं उसके ऊपर गया ही नहीं, वो Okay. था नहीं। That is not the topic. वेरी मच, बढ़िया, अच्छा अब बढ़िया हो गया डिबेट। ये नया टॉपिक सामने आया है और देखते हैं, चर्चा से ही रास्ता निकलता है। और डिबेट का मतलब ये नहीं कोई फेवर में कोई अगेंस्ट में है, अपने अपने व्यूज है, मृत्युंजय सारे जी, व्यूज का वेलकम है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ तो ठीक है, सारे मित्र बैठे हैं, भाई बैठे हैं, आपने भाई की तरह पूछ लिया, टीवी पे मत इसको रगड़ लेना। अरे नहीं, ये अच्छा है ना, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक नेताजी का क्योंकि रखा है। वहां पर आप रहम नहीं करोगे, वहां तो आप अपनी भाषा में बात करोगे। व्यूज जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक डिबेट भी नहीं होगी और कोई रास्ता भी नहीं निकलेगा। व्यूज तो डिफरेंट थैंक होने यू, ही चाहिए। थैंक यू। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से आपने भी अपनी तरफ से कोई कसर, इधर से 20 थे, आप अकेले लड़ते रहे और बड़ी मजबूती से लड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much, ladies and gentlemen. That was a very heated debate, but I'm sure there's been a lot of light as well. मुझे लग रहा था कि आधा घंटा मैं कैसे खींचूंगा, क्योंकि टॉपिक एक तो मैं इसको पढ़ के नहीं आया था, लेकिन बताइए आप आधा घंटा 45 मिनट हो गया था और टाइम का टाइम इम्प्लीमेंट कराने वालों ने इसको 4 महीना घसीटा है, आज तक नतीजा नहीं निकला।